आपको अगर अपनी जनता पर, अपने किए हुए 14 साल के काम पर इतना ज्यादा भरोसा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आधे घंटे पहले आपको ये ऐलान क्यों करना पड़ा कि हम इतना पैसा बढ़ा रहे हैं? आप पहले भी बढ़ा सकते थे, आपने पहले भी बढ़ाया है, आपने पहले भी ये सब कुछ तय किया था। अब जरा मनमोहन गामा जी ये बताइएगा कि इस बार जो आपने हुमायूं कबीर के साथ AIMIM का गठबंधन, आपको लगता है कि यहाँ पर आप हरा देंगे ममता बनर्जी को, वोट बैंक में सेंध लगा लेंगे? सबसे पहले तो बंगाल की उस पावन भूमि को मैं पंडित मनमोहन झा गामा दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ और माँ महाकाली को कहता हूँ कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। अब रही चुनाव की बात। चुनाव लोकतंत्र की खूबसूरती है। हुमायूं कबीर के साथ हमारी पार्टी अगर गठबंधन कर रही है तो अच्छी बात है। गठबंधन होने से हमें मजबूती मिलेगी और हुमायूं कबीर को भी मजबूती मिलेगी। हम किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, हम खुद जीतने के लिए आ रहे हैं। वहां की जनता निर्णय करेगी कि बीड़ी बनाने वाले कामगार महिलाओं की हालात क्या है। वहां निर्णय लिया जाएगा कि वोट हमें किसे देना है। जब गरीबों पर जुल्म होता है उस वक्त में दोनों, चाहे वो दीदी हो या मोदी जी, अब कल मोदी जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, कहा निर्मम दीदी, निर्मम सरकार। लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो निर्मम और बेदर्द कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है, जिसके सीने में कोई दर्द नहीं है। आज LPG सिलेंडर के लिए गरीब लोग भटक रहे हैं और पूंजीपति और इनके नेता, इनके कार्यकर्ता और कुछ विपक्षी दलों के बाहुबली कार्यकर्ता उसको ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। अरे ये तो आपकी पार्टी का स्टैंड है ना, लेकिन आप क्यों देश के लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं? मैंने तो कल भी आपसे कहा था कि शिवालिक हो या नंदा देवी हो, 2 जहाज निकले हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से सीधे तौर पर ईरान की तरफ से बयान भी आ गया है कि हम US और इजराइल के अलावा बाकी सभी देशों के जहाज़ों को जाने देंगे। तो अब आप तो कम से कम ये पार्टी का नेता होने के नाते थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ बयान दीजिए। आपका ये पार्टी का, मैं समझ सकती हूँ कि पार्टी का प्रतिद्वंद चलता रहता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनता से थोड़ी ना हमें खेलना है। आप ये बताइए कि गठबंधन तो हो गया, 182 सीटों पर लड़ने का चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। आप जीतेंगे तभी जब आप किसी को हरा देंगे। तो आप अब BJP को हराएंगे, कांग्रेस को हराएंगे, या फिर 14 साल से TMC जो वहां पर राज कर रही है उसको हराएंगे? किसी ना किसी को तो हराना होगा ना पार्टी में आने के लिए, जीतने के लिए, वहां पर सत्ता में काबिज होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता हराएगी। देखिए, हमारी ताकत नहीं है, ना मोदी जी की ताकत है कि वो जबरन जीत जाए, ना ही ममता दीदी जी की ताकत है कि वो जबरन जीत जाए। जनता का जो निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। जनता के बीच हम जनता की बात रखेंगे। ठीक है, चलिए, आपने तो मान लिया है कि किसी में इतनी ताकत नहीं है जो जनता की कही हुई या जनता की लगाई गई मोहर पर क्रॉस कर सके। अब इसके बाद मुझे लगता है कि चुनाव हो जाने के बाद अब आप किसी भी मशीन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे। सौरभ गौर जी, अभी मैंने यही सवाल का जिक्र किया था कि थोड़ी देर पहले जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होनी थी, 4 बजे के पहले पहले ममता बनर्जी सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि 500 रुपये हम पुजारियों का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, मुजरिमों का भी हम मानदेय बढ़ा रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी जबकि पुजारियों का मानदेय तो पहले से बहुत कम था, 1500 रुपये उन्हें मिलते थे। उसके एवज में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो सारी क्रियाएं करवाते हैं या जो भी उनके काम होते हैं, उन्हें 3000 रुपये का मानदेय दिया जाता था। तो मानदेय तो पहले से ही कम था, लेकिन अभी अचानक से चुनावों के वक्त में क्यों याद आ गया? सौरभ जी हैं हमारे साथ? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? बताइए बताइए सौरभ जी। मैं ये कहना चाहता था कि ममता बनर्जी शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है, विकास विरोधी रही है, और जनता जो हिंदू जनता है वहां उनका हमेशा ममता बनर्जी ने तो अपने स्तर पे विरोध किया और लोगों को केवल लॉलीपॉप देती रही। ये बात सभी लोग जानते हैं कि जितनी केंद्र से योजनाएं आई, उन्होंने कभी किसी योजना को ढंग से, जनता के हित की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। और इस समय वो मदरसों के लिए जो कुछ भी बढ़ा रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। वो तो खुद इतना ज्यादा हिंदू विरोध करती है कि थोड़े दिन में आप देखेंगे, अगर इस बार बाई चांस ये जो चुनाव जीत के आती है तो पूरी तरीके से प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट, हालांकि पहले से भी है, मगर और भी ज्यादा आपको मुस्लिम प्रभाव इस सरकार में दिखाई देगा। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये सभी पैनलिस्ट अगर कभी चुनाव के दौरान वहां गए हो बंगाल में, तो ये जानते हैं कि वहां हकीकत में चुनाव होते ही नहीं है।
वहां तो जो जिसको ममता बनर्जी चाहती हैं, जिस तरीके से चाहती हैं, वैसे ही वहां पे वोट दिया जाता है। हिंदू जनता को सुबह ही घरों में कैद कर दिया जाता है। वहां इंटीरियर में जाइए, गांवों में जाइए, वहां जाकर देखिए, वहां की जो हिंदू जनता है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, वो बताते हैं कि उनके वोट तो सुबह ही पड़ जाते हैं और उनको धमका दिया जाता है कि आप कोई भी वोट देने नहीं जाएंगे। और अगर किसी जगह पे हिंदू जनता वो हिम्मत करके चली भी जाती है वोट देने के लिए, तो आप देखते हैं चुनाव के बाद में किस तरीके की हिंसा वहां पर बंगाल में होती है। क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हिंसा आपने कहीं होते देखी हुई है? तो वहां तो ममता बनर्जी इस समय पूरी तरीके से मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही है। और ये जो हुमायूं कबीर बीच में आ गए हैं, मुझको नहीं लगता कि ये बहुत कुछ इनका बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों का उद्देश्य केवल एक है कि बंगाल से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देना और बंगाल को पूरी तरीके से एक मुस्लिम स्टेट बना देना। जैसे आज कश्मीर में हुआ, ये चाहते केरल और बंगाल, कश्मीर की तरह बंगाल का में नामो निशान मिटा देना। विश्वजीत जी, उद्देश्य क्या है? मुसलमानों का नाम निशान। विश्वजीत जी, इतना मुस्कुरा के क्या होगा? अब आप मुझे ये बताइए कि जब इसके पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि चुनावों के दौरान हिंसा 541 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। आपको फिर भी ये मजाक वाली बात लग रही है? देखिए, बंगाल में कुछ भी होता है तो चुनाव आयोग नहीं, साफ जितना आदमी आयोग है दिल्ली का, सब आयोग बंगाल में आ जाते हैं। अगर इतना केस हुआ है बंगाल में तो ईडी सीबीआई जो आयोग है वो चुप रहा था? तो सब केस घुसने देते हैं आप लोग वहां पे, घुसने देते हैं आप लोग वहां पे। अभी कुछ दिन पहले ही घेर लिया गया था ना पूरी टीम को, बंगाल पुलिस की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से, और अब आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हाँ। ईडी सीबीआई वो क्या निरपेक्ष है? वो तो बीजेपी जो कहते हैं वही तो काम करते हैं। आपने देखे केजरीवाल जी को, जी को कैसे फंसाया? अभी कोर्ट उन लोग को बोला जो निर्दोष है। अब ईडी सीबीआई को जो कहते हैं भी वही तो करते हैं ना। अगर बंगाल में 500 इतना केस हुआ है तो उसका मूवमेंट क्या अभी तक? जो दिल्ली का आयोग आ रहे हैं उनको तो नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे देश की जनता और बंगाल की जनता सब कुछ समझने लग गई है। 541 घटनाओं का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मैंने जिक्र किया तो ईडी सीबीआई भिजवा दीजिए, ईडी सीबीआई का जिक्र किया तो ईडी सीबीआई भी बीजेपी की है। अरे सब कुछ जब बीजेपी का है तो फिर काम कौन करेगा? किसी को तो काम करने दिया जाएगा ना रत्नाकर जी। वहां पर आप ईडी सीबीआई वहां जाके काम नहीं कर सकती, मानवाधिकार की टीमें तक वहां पर जाकर काम नहीं कर सकती हैं। विश्वजीत जी, ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके ये कहा सुनी वाली बातें बता रही हूँ। कवरेज करके आई हूँ लंबी चौड़ी और वहां पर देख करके आई हूँ, तब ये बातें कह रही हूँ। रत्नाकर जी, देखिए, हमारे प्रश्न मेरे से है। जी जी, आप ही से है। 541 घटनाएं नोटिस में आती हैं, ईडी सीबीआई काम करने जाए तो काम नहीं करने दिया जाता है और उसके बाद फिर दोनों को लेकर के सवालिया निशान भी लगाने हैं। लेकिन इस बार अगर वोट की शुरुआत होगी तो मुस्लिम वोट क्या मिलेगा ममता बनर्जी को? क्योंकि नाराजगी तो वहां पर भी है कि हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो ममता बनर्जी क्यों नहीं कर पाए? नहीं, अगर अपने मंसूबों में अगर कामयाब होती हैं कि ममता बनर्जी जी, जो उनका मंसूबा है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का, तो मुसलमान इनकी तरफ वोट देगा। अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होती है तो मुसलमान जो है हुमायूं कबीर को तरफ चला जाएगा, जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखे हैं। अंततोगत्वा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश, चाहे हुमायूं कबीर हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये बनाने का षड्यंत्र जो है ये बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने तमाम उदाहरण दिया कि क्यों किस तरह से ये कंसीडर करते हैं पश्चिम बंगाल को कि ये भारत देश से अलग है, और कोई भी भारत देश के दूसरा प्रांत से जाता है वहां पे तो इसको बाहरी समझा। भारत में यही काम करता रहा है। सुनिए, बीजेपी को वोट दो, नहीं तो बांग्लादेश बन जाएगा। सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं, मैं मीनाक्षी जी अपनी बातों को रख लूं। देखिए, अभी हमारे नेता टीएमसी यहाँ पे कह रहे थे विश्वजीत जी कि विकास हुआ है। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत, विकास हुआ है, लेकिन विकास कहां पे हुआ है? विकास हुआ है वहां पे घुसपैठियों का, रोहिंग्या मुसलमानों का फर्जी आधार कार्ड बना करके और उनको वोटर बनाने का विकास हुआ है। विकास और कहां हुआ है? भ्रष्टाचार का विकास हुआ है।
भ्रष्टाचार आप इतिहास में रत्नाकर जी आप ही बोल दीजिए जो मैं अपनी एसआर बातें हुआ पूरी है करूं, उसमें फिर आप कितना अपनी बातें बढ़ेगा, रख लीजिएगा। कितना बढ़ा है। फिर आप अपनी बातें अच्छा रख विश्वजीत लीजिएगा। जी जी जरा सुन जी लीजिए, मीनाक्षी जी, आपकी बात इतिहास मैं में ये सुन पहली लूंगी। बार हुआ है हाँ। कि कोई मुख्यमंत्री जब केंद्रीय एजेंसी किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में जाती है तो मुख्यमंत्री अपना लावा लश्कर लेकर के और वहां पे जाती है और ईडी अधिकारियों को धमकाने का काम किया जाता है और उनको सरकारी कार्रवाई को पूरा नहीं करने दिया जाता है। जो कोर्ट में चल रहा है उसका ये सारे प्रकरण का कार्यक्रम जो कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति है कि एक प्राइवेट एजेंसी को बचाने के लिए, अपनी कालाबाजारी को छुपाने के लिए, अपनी कारस्तानियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री वहां जाती है और सारी फाइलों को समेट लेती है और गाड़ी में रख देती है। तो इस तरह की परिस्थिति आज पश्चिम बंगाल में हुई है। और देखिए ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पे अभी आपने खुद आंकड़ों से बताया कि किस तरह से वहां पे मुसलमानों का तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। 12 गुना, ठीक चुनाव आयोग जब अनाउंसमेंट करता है उसके पहले ममता बनर्जी जो है 12 गुना जो है मदरसों का बजट बढ़ा देती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो भी वोट बैंक अगर खिसक के हुमायूं कबीर की तरफ जाने वाला है वो मत जाओ भाई, हम बैठे हैं पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए। ये संदेश जो है वो देने की कोशिश कर रही है। और आज क्यों, आज मैं बता रहा हूं आपको, यूपी के एक मौलाना है, वो कहते हैं जब भी देश में कहीं कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है जहां पे अवैध मस्जिद को गिराया जाता है, अवैध घरों को बुलडोज किया जाता है, तो वो कहते हैं अब मेरा दिल उत्तर प्रदेश में नहीं लगता, अब मेरा मन करता है कि मैं पश्चिम बंगाल में जाके बस जाऊं। भाई इस तरह का आप माहौल बना रहे हैं कि सारे देश के मुसलमान जो है आपके पश्चिम बंगाल में बसने का मूड बना रहे हैं। अच्छा ठीक ये है, इस क्या पर मैं दर्शाता जवाब है? ले लेती हूँ विश्वजीत जी से, काफी देर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। बोलिए विश्वजीत जी। देखिए वो जो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी टीएमसी के लिए काम कर रहा है बंगाल में। वोट के टाइम में ईडी सीबीआई का बात गिर गया। आज से 6-7 साल पहले का कोई प्राइवेट कंपनी ठीक था, उसीलिए आप आगे आके प्राइवेट कंपनी कौन है? जाके टीएमसी का जितना असेंबली का प्रोफाइल है, कहां से कहां खड़े होगा, आप उसको कागज लीजिएगा, उसको आप टोटल लैपटॉप ले लीजिएगा, लेके आप बीजेपी को दीजिएगा, ऐसे काम कीजिएगा तो होगा। ममता बनर्जी उसका विरोध किया है। जब आप ऐसे किसी का ऑफिस में नहीं जा सकते हैं जहां पर एक पार्टी का टोटल विधानसभा का पुलिस का काम क्या होता है कि अगर ईडी की सीबीआई की टीम आएगी तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, ये काम होता है ना। तभी तो ममता दीदी की पुलिस कहा जाता है वहां पर। वहीं पर नहीं, वहां पर विरोध किया गया। आप असेंबली का जो प्रोफाइल है टीएमसी का, आप उसको नहीं ले सकते हैं। आप जब चुनाव आता है तब आपको हर चीज याद आता है। ईडी सीबीआई को चलते आप ईडी सीबीआई को यूज करते हैं, इसको व्यवहार नहीं करते हैं। देर पहले आप खुद ही कह रहे हो कितनी अगर घटनाएं आ रही हैं तो आप ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए। अब आपको उन पर भी भरोसा नहीं है, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। देश में लोकतंत्र है, तभी तो आप संसद के अंदर खड़े होकर के पन्नों को फाड़ करके फेंक सकते हैं। तभी तो आप संसद में खड़े होकर के रो करके ये कह सकते हैं कि मेरी माटी पर खतरा है। तभी आप देश में संसद में खड़े होकर के ये कह सकते हैं कि घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में। अब इतनी सब चीजें अगर कही गई हैं देश की संसद में खड़े होकर के, तो लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र अभी भी है। अब वो पश्चिम बंगाल में क्यों नजर नहीं आता, ये समझ में नहीं आता है। शेखर कुमार जी, इस बार वोट बैंक किसके पक्ष में बैठेगा? मेरा तो सीधा सवाल यही था और मेरा विषय भी यही है। मैं आपको बहुत क्लियर होकर बताता हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले पैनलिस्ट बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं इस पे बहुत एक एनालिसिस अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है कि चुनाव एक दिन का नहीं होता, चुनाव होता पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल में पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बंगालियों को समझ कौन रहा है। जो चीजें पिछले 5 साल में जो मुद्दे आए हैं, एक जैसे आपको याद होगा पिछले चुनाव के टाइम पे तेजस्वी यादव का एक मछली खाने वाला दुर्गा पूजा के दौरान एक मुद्दा था। बिना बंगाल के कल्चर को जाने हुए बयान दे दिया गया। सीआर पार्क के मछली मार्केट में दुर्गा पूजा के दौरान लोग हिंदुवादी संगठन मछली की दुकानें बंद कराने पहुंच गए क्योंकि उन्हें कल्चर नहीं पता था। दूसरी बात, संसद में वंदे मातरम वाला जब इश्यू उठाया गया, उसमें उस कमेटी में उस टाइम सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनकी बात को दरकिनार करके भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। वो वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहती थी। और ये नहीं भूलना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर
सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पूजनीय। फिर जब घुसपैठियों की बात हुई, यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने में बांग्ला भाषी लोगों को घुसपैठिया बताकर जब बांग्लादेश भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बुलाने के लिए कहा। और जगह जगह पे ये सब बातें जो हुई, रोहिंग्या वाली अभी बात चल रही थी, 2022 में हरदीप पुरी जी ने रोहिंग्या को बक्करवाला में फ्लैट दिया और ये कहते हैं कि ये घुसपैठियों वाली बात हो रही है। दूसरी बात मैं आगे बताता हूं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात होती है, हर डिबेट में मुद्दा आता है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे तेल भेज रहे, गैस भेज रहे, सब कुछ भेज रहे। अरे अगर हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? तो मेरा कहना यह है कि, और साथ में करप्शन की बात आई, ईडी रेड की बात आई। आज ईडी की क्रेडिबिलिटी, जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्या सच्चाई निकली? आज सोनम वांगचुक को भी रिहा करना पड़ा। और जो करप्शन वाली बात थी, शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय तक, क्या कर पाए ये लोग? जो भी वॉशिंग मशीन में धुला वो क्लियर हो गया। बंगाल की बहुत प्रबुद्ध जनता है, बंगाल की जनता इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझती है। और मुद्दा यह है कि अगर आप इस तरीके की चीजों को ओवरडू न करें, आप मुद्दों की राजनीति करते, आपके पास बहुत अच्छा स्पेस था। बात हुई चुनाव के हिंसा की। चुनाव के टाइम पर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के हाथ में होता है। और उस टाइम बंगाल पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, चुनाव आयोग के अंडर होती है। हर अधिकारी चुनाव आयोग के अंडर होता है। और अगर उसके बाद भी हिंसा हो रही है, वो चुनाव आयोग की विफलता है। तो बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग इन सब चीजों को देख रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं टीएमसी का कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का विपक्ष है वो मुद्दों पर अभी भी नहीं घेर रहा है। और जिन बातों पर वो चीजों को ओवरडू कर रहे हैं, वो उनके लिए उल्टा पड़ रही है। और ये पिछले 5 साल का जो भी क्या धरा है, क्योंकि रत्नाकर सिंह जी को मैं सुन रहा था, इनके जो राजनीतिक पुरोधा थे, इनके राजनीतिक पूर्वज, उन्होंने बंगाल में ही मुस्लिम लीग के साथ 1941 में मिलकर सरकार बनाई। क्या पश्चिम बंगाल के लोगों गलत बात कह रहे हैं ये? इनको ऑब्जेक्शन लीजिए। बंगाल के मुस्लिम लीग के साथ मैं सुनना चाह रही हूँ कि वो कितना लंबा, लेकिन सारा सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, मुद्दे बंगाल के मुद्दे पे नहीं रहे। अच्छा, भटकाएंगे। एक बात बताइए मीनाक्षी जी, मैं एक बात पूछता हूं, इस देश में पिछले कहीं जब से 10-15 साल में, ये बताइए कहीं आपने ऐसा देखा है कि किसी मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के घर से भी नोटों की गड्डियां मिल रही हों? ये सिर्फ आपको ये जो नजारे ये बंगाल में ही नजर आएंगे आपको, और कहीं नहीं आ रहे हैं आपको नजर। बिजनेसमैन के यहां मिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएंगी, लेकिन वो जो बिजनेसमैन जो पॉलिटिक्स में आ गए उनके क्या मिल जाएंगी? ईडी ने बरामद किया, सीबीआई ने बरामद किया, इनकम टैक्स ने बरामद किया है। लेकिन ये जो नजारे हैं कि गर्लफ्रेंड के यहां से भी, मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के यहां से भी पैसे मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज, रुक जाइए ना, अब बहुत बोल लिया आप, रुक जाइए, थोड़ा सा सबर करिए। अरे सबर करिए महाराज, सबर करिए, सबर करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। जो भी मुझे पता है भावनाएं भड़क रही होंगी, रुक जाइए थोड़ा सा। इस देश में जब ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति कर रही थी, क्या केंद्र की राजनीति करते हुए ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि बंगाल में इतने सारे घुसपैठिए हैं? कहा था या नहीं कहा था? संसद का बयान है। और रही बात केंद्र सरकार की, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी ये माना था, अपने संसद में माना था कि 1 करोड़ के लमसम घुसपैठिए इस देश में हैं। तो वो घुसपैठिए हैं या नहीं है, या उनको एडजस्ट कर लिया गया? एडजस्ट कर लिया गया तो किसके रिसोर्सेज खा रहे हैं? सवाल यह है। दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं कि मछली, वो जो तेजस्वी यादव वाला बयान, वो जो मछली वाली बात कर रहे हैं, बिहार की बात थी। बिहार के और बंगाल के कल्चर में बहुत अंतर है। और ऐसा नहीं है शेखर जी जानते हैं बंगाल के कल्चर को, हम नहीं जानते। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है बंगाल के कल्चर को कि मछली का क्या महत्व है, हर कोई जानता है। ऐसा नहीं है कि यहां अकेले शेखर जी ज्ञानी बैठे हुए हैं। दूसरी चीज कि क्या वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है या नहीं हो रहा है। रही बात राजनीतिक हिंसा की, चुनाव के अतिरिक्त, चलिए आपने चुनाव आयोग पर डाल दी सारी चीजें, मैं पूछ रहा हूं चुनाव के अतिरिक्त क्या राजनीतिक हिंसा होती है या नहीं होती है? क्या जो गुंडा नेक्सस है वहां, वो टीएमसी के लिए वोट करवाता है या नहीं करवाता है? क्या वो गुंडा नेक्सस, क्या जब जो पहले वामपंथियों के लिए वोट करवाता था, फिर अचानक से टीएमसी के लिए वोट करवाने लग गया, वो क्या उस नेक्सस को खत्म किया गया, नहीं किया गया? आपने रही पुलिस की बात कर रहे थे आप, पुलिस जिसके अंडर 5 साल काम करती है ना, शेखर जी आप तो वकील हैं, ये चीज जानते होंगे किसके लिए लॉयल रहेगी, चुनाव आयोग के लिए कितनी लॉयल रहेगी। अगर जो इतनी लॉयल रहती ना पुलिस चुनाव आयोग के लिए, तो केंद्र की एजेंसियों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो चुनाव आयोग जो इधर उधर कर रहा है अधिकारियों को, उससे किसी को दिक्कत नहीं होती।
बंगाल में गुंडा नेक्सस सुबह सुबह गरीब हिंदुओं को धमका के वोट नहीं करने देता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।